कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले दोनों भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रही है, इसलिए वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से कहानी में डिले हो रहा है। घर में कोई कॉर्नर ढूंढ रही हूँ जहाँ मैं छुपकर वॉइस ओवर कर सकूँ और आप लोगों के लिए पार्ट तैयार कर सकूँ। फिर भी अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ सुनाई देती है तो आप लोग उसे इग्नोर कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। निया खुशी से चमकती आंखों के साथ दोनों के बीच आ गई। उसने सबसे पहले सिया का हाथ पकड़ लिया। भैया, वो उत्साह से बोली, ये है मेरी सिया दी, मेरी फ्रेंड भी, और मेरी शादी की हर छोटी बड़ी तैयारी इन्होंने ही संभाली है। आपको पता है, इनसे अच्छा पार्टी ऑर्गेनाइज कोई नहीं कर सकता। जितनी खूबसूरत मेरी शादी लग रही है ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ सिया दी का ही है। निया बोलते बोलते सिया के और भी करीब आ गई। उसकी आंखों में अपनी दोस्त के लिए साफ प्यार और सम्मान था। फिर वो मुस्कुराते हुए सम्राट की तरफ मुड़ी। और दी, उसने बेहद प्यार से कहा, ये है मेरे भैया। वैसे तो रिश्ते में कजिन है, लेकिन इन्हें सिर्फ कजिन ब्रदर बोलकर मैं इनके प्यार का अपमान नहीं करना चाहती। मेरी जान बसती है इनमें, और ये भी मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना भैया। ये कहते हुए उसने प्यार से सम्राट का हाथ पकड़ लिया। सम्राट के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी नज़रें अब भी सिया पर ही थी, जैसे वो उसके चेहरे के पीछे छिपे हर भाव को पढ़ लेना चाहता हो। कुछ पल के लिए वहाँ अजीब सी खामोशी छा गई। सिया ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रखा था। उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थी। तभी सम्राट ने धीरे से अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। हेलो, उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन बेहद गहरी। सिया का दिल एक पल को जैसे रुक गया। उसने एक नज़र उस बढ़े हुए हाथ पर डाली, फिर अगले ही पल दोनों हाथ जोड़ लिए। नमस्ते। उसकी आवाज़ में झिझक साफ महसूस हो रही थी। सम्राट का हाथ कुछ सेकंड हवा में ही रुका रहा। उसकी आंखों में हल्की सी चोट उभरी, लेकिन अगले ही पल उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ वापस खींच लिया। सिया ने नजरें झुका ली। वो एक पल भी वहां और खड़ी नहीं रहना चाहती थी। तभी समर छोटे छोटे कदमों से दौड़ता हुआ आया और सिया के पैर पकड़ लिए। मम्मा मम्मा। उसकी तोतली आवाज़ सुनते ही सिया जैसे उस अजीब पल से बाहर आई। उसने तुरंत झुककर समर को अपनी गोद में उठा लिया। समर ने आते ही अपनी दोनों बाहें उसकी गर्दन में डाल दी। सिया ने उसे सीने से लगा लिया, जैसे वही उसका सबसे बड़ा सहारा हो। मैं नीचे जा रही हूँ, उसने धीमे से कहा और बिना सम्राट की तरफ देखे स्टेज से नीचे उतर गई। सम्राट की नज़रें उसके पीछे पीछे ही रही। वो कुछ सेकंड तक उसे जाते हुए देखता रहा, फिर खुद को संभालते हुए उसने निया के सिर पर प्यार से हाथ रखा। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई थी। हमेशा खुश रहना मेरा बच्चा। उसकी आवाज़ में एक बड़े भाई का स्नेह साफ झलक रहा था। निया मुस्कुरा उठी और अगले ही पल भावुक होकर उससे लिपट गई। सम्राट ने भी उसे प्यार से गले लगा लिया। फिर उसने धीरे से उसे अलग किया और बीरेन की तरफ बढ़ा। बीरेन सम्मान के साथ तुरंत सीधा खड़ा हो गया। सम्राट ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, समझ ले, अपने जिगर के टुकड़े की जिम्मेदारी तुझे दे रहा हूँ। कभी इसकी आंखों में आंसू नहीं आनी चाहिए। उसकी आवाज़ में प्यार भी था और एक भाई की चिंता भी। बीरेन ने तुरंत दोनों हाथों से उसका हाथ थाम लिया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं आप सबकी कमी पूरी कर दूँगा, उसने बेहद सम्मान से कहा, क्योंकि हर रिश्ते की कमी कोई दूसरा रिश्ता पूरी नहीं कर सकता। लेकिन मैं निया की ज़िंदगी खुशियों से भर दूँगा। पूरी कोशिश करूँगा कि ये हमेशा मुस्कुराती रहे। सम्राट कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की संतुष्टि उतर आई। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, उसने धीमे से कहा और उसके कंधे पर हाथ थपथपा दिया। इतने में निया की बाकी फ्रेंड्स भी स्टेज पर आ गई। कोई सेल्फी लेने लगा, कोई हंसी मजाक करने लगा। माहौल फिर से हल्का हो गया, लेकिन सम्राट का ध्यान वहाँ अब भी नहीं था। वो धीरे धीरे स्टेज से नीचे उतर आया। नीचे आते ही उसकी नज़रें भीड़ में किसी को ढूंढने लगी, और वो किसी को नहीं, सिर्फ सिया को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ सिया स्टेज से उतरने के बाद खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी थी। सम्राट को इतने करीब देखकर उसके अंदर जैसे 5 साल पुराना हर डर फिर से जाग गया था। उसकी धड़कनें लगातार तेज चल रही थी। वो बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार सम्राट का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जा रहा था। उसने समर को थोड़ा और कसकर अपनी गोद में पकड़ लिया और जैसे उसी में उसे सुकून मिल रहा हो। तभी सिया का फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर ऑफिस के एक क्लाइंट का नाम चमक रहा था। सिया ने तुरंत कॉल रिसीव किया, लेकिन आसपास के शोर में ठीक से आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसने जल्दी से अपनी माँ की तरफ कदम बढ़ाए। माँ, उसने समर को उसकी गोद में देते हुए कहा, थोड़ा समर को कुछ खिला दीजिए, उसे भूख लगी है। मेरा एक अर्जेंट कॉल है, मैं बात करके आती हूँ। उसकी माँ ने बिना कुछ पूछे सिर हिला दिया। समर तुरंत अपनी नानी के कंधे पर सिर रखकर बैठ गया। सिया ने एक गहरी सांस ली और भीड़ से थोड़ा दूर किनारे की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ शोर कम था। उसकी चाल तेज थी, जैसे वो सिर्फ फ़ोन पर बात करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को भी संभालने के लिए वहाँ जा रही हो। और तभी नीचे खड़ा सम्राट अचानक ठिठक गया। उसकी नज़र दूर जाती हुई सिया पर पड़ चुकी थी। कुछ पल तक वो बस उसे देखता रहा, फिर जैसे बिना सोचे उसके कदम खुद ब खुद उसी दिशा में बढ़ने लगे। सिया तेज कदमों से लॉन के पीछे वाले हिस्से की तरफ चली आई थी। यहाँ सामने की तुलना में काफ़ी शांति थी। दूर से आती म्यूजिक की आवाज़ और लोगों की हंसी बस धीमी गूंज बनकर रह गई थी। उसने एक गहरी सांस लेकर फ़ोन कान से लगाया और क्लाइंट से बात करने लगी। लेकिन सच तो ये था कि उसका ध्यान बातों में बिल्कुल नहीं था। उसकी धड़कनें अब भी अनियंत्रित थी। दिमाग में बार बार वही चेहरा घूम रहा था, सम्राट मल्होत्रा। 5 साल बाद अचानक उसे इस तरह अपने सामने देखना जैसे किसी पुराने जख्म का एकाएक फिर से खुल जाना था। बड़ी मुश्किल से उसने फ़ोन कॉल ख़त्म किया। यस सर, मैं मेल भेज दूंगी, इतना कहकर उसने कॉल काटी और अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कर ली। उसे लग रहा था जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने खुद को संभालने के लिए गहरी सांस ली और जैसे ही मुड़ी, अचानक किसी मजबूत शरीर से टकरा गई। सॉरी शब्द उसके होठों तक आए ही थे कि उसने नज़र उठाई और अगले ही पल उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सामने सम्राट खड़ा था। उसकी गहरी आंखें सीधी सधी हुई उसी पर टिकी हुई थी। सिया का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वो घबराकर तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। आप, उसकी आवाज़ बुरी तरह कांप गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सम्राट कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो हर हाल में उसके चेहरे के पीछे छिपे सच को पढ़ लेना चाहता हो। फिर उसने बेहद शांत लेकिन भारी आवाज़ में कहा, मैं किसी को ढूंढ रहा था। उसके शब्द सुनकर सिया का गला सूख गया। वो तुरंत नजरें चुराने लगी। तभी सम्राट धीरे से उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए बोला, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? सिया के हाथों की उंगलियां हल्की हल्की कांप उठी। उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, मैंने आपको कभी पहले नहीं देखा। सम्राट की नज़रें और गहरी हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपसे मिल चुका हूँ, वो धीमे स्वर में बोला। और सिर्फ मिल ही नहीं चुका हूँ। उसकी बातें पूरी भी नहीं हुई थी कि सिया अचानक घबरा गई। मैंने कहा ना, उसने जल्दी से उसकी बात काट दी। मैं आपसे पहले कभी नहीं मिली। इनफैक्ट मैं तो मुंबई कभी गई ही नहीं। उसके शब्दों में हड़बड़ाहट साफ थी। सम्राट कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके होठों पर बेहद हल्की लेकिन रहस्यमयी मुस्कान आई। मैंने मुंबई जाने की बात तो की ही नहीं। उसकी आवाज़ पहले से और भी धीमी हो गई। और मैंने कब कहा कि हमारी मुलाकात मुंबई में हुई थी? मैं तो कुछ और ही कहने वाला था। सिया की सांस जैसे अटक गई। उसकी आंखें घबराहट में इधर उधर घूमने लगी, जैसे सचमुच उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। माथे पर पसीने की महीन बूंदें उभर आई थी। सम्राट अब पूरी तरह अस्वस्थ हो चुका था कि सिया उससे कुछ छिपा रही है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मैं आपको बताता हूँ, उसने बेहद गहरी आवाज़ में कहा, कि हम कहाँ और कब मिले थे। सिया का पूरा शरीर सिहर उठा। उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे ज़मीन पैरों के नीचे से खिसक रही हो। उसने तुरंत खुद को संभालने की कोशिश की। देखिए, उसकी आवाज़ पूरी तरह कांप रही थी।
मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। इस तरह यहाँ खड़े होकर अगर कोई मुझे आपसे बात करते हुए देख लेगा और मेरे हस्बैंड को पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इसलिए मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती और मेरा बच्चा भी परेशान हो रहा होगा मेरे बिना। उसने बिना सम्राट की तरफ देखे जल्दी जल्दी शब्द बोले और वहाँ से निकलने के लिए मुड़ गई, लेकिन अगले ही पल सम्राट ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। सिया जैसे वहीं रुक गई, उसकी सांसें तेज हो गई। सम्राट की पकड़ मजबूत थी, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं, बस बेचैनी थी, बहुत गहरी बेचैनी। मैंने तुम्हारे बारे में जितना पता किया था उसकी भारी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तुम ऐसी लड़की तो नहीं थी जो कोई भी चीज़ इतनी आसानी से भूल जाए। सिया की आंखें धीरे धीरे भरने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। फिर तुम उस रात को इतनी आसानी से कैसे भूल गई? सम्राट की आवाज़ अब हल्की टूटने लगी थी और शादी करके अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ गई। उसके चेहरे पर साफ तकलीफ दिखाई दे रही थी। 5 सालों की तलाश, बेचैनी, इंतजार, सब कुछ उसकी आंखों में उतर आया था। लेकिन सिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसने बस अपने होंठ भींच लिए। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, उसने बेहद मुश्किल से कहा। मैं ना ही किसी रात के बारे में जानती हूँ और ना ही किसी इंसान के बारे में, और मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। आखिरी शब्द बोलते वक्त उसका गला भर आया, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। अगले ही पल उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बिना पीछे देखे तेजी से वहाँ से चली गई। सम्राट वहीं खड़ा रह गया, उसकी आंखें लगातार उसी दिशा में देख रही थी जहाँ सिया गई थी। उसके हाथ अब भी वैसे ही हवा में ठहरे हुए थे, जैसे अभी भी उसकी उंगलियों का स्पर्श महसूस कर रहे हों। दूसरी तरफ सिया जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए वापस लोगों के बीच आ गई। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे खुद लग रहा था जैसे अभी उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। वो बेचैनी से अपनी माँ को ढूंढने लगी। कुछ दूर उसकी माँ कुर्सी पर बैठी समर को खाना खिला रही थी। समर खुशी खुशी कुछ बोल रहा था, लेकिन सिया के कानों में कुछ नहीं पड़ रहा था। मम्मा, समर ने उसे देखते ही मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। सिया तुरंत उसके पास बैठ गई और उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे वही उसका सबसे बड़ा सुकून हो। उसकी माँ ने तुरंत गौर किया तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। क्या हुआ बेटा? उन्होंने चिंता से पूछा। तबीयत ठीक नहीं लग रही है? नहीं माँ, सिया ने नजरें झुकाकर कहा। तूने कुछ खाया भी नहीं? उसकी माँ ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। चल थोड़ा खाना खा ले। लेकिन सिया की तो जैसे भूख प्यास सब खत्म हो चुकी थी। उसके अंदर इतना तूफान चल रहा था कि उसका मन कहीं टिक ही नहीं रहा था। उसे सिर्फ एक ही बात महसूस हो रही थी, उसे यहाँ से निकलना है जितनी जल्दी हो सके। बार बार भीड़ में सम्राट को ढूंढने से खुद को रोक रही थी, लेकिन उसका दिल डर से कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सम्राट को कितना याद है और कितना नहीं। उसने समर को और कसकर अपने करीब कर लिया। उसे क्या पता था कि इंसान सच से कितनी भी दूर भाग ले, कुछ वक्त के लिए उसे छिपा जरूर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मिटा नहीं सकता। सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। और वहीं दूसरी तरफ सम्राट कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर अजीब सी कसमकस थी। सिया की बातें उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी। मैं अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। ये शब्द जैसे बार बार उसके सीने में चुभ रहे थे। वो अभी फिर से सिया के पास जाना चाहता था, उससे और सवाल करना चाहता था, लेकिन तभी कुछ बड़े बिजनेसमैन और पुराने क्लाइंट्स उसके पास आ गए। मिस्टर मल्होत्रा, सर, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। एक ज़रूरी प्रोजेक्ट डिस्कस करना था। एक के बाद एक लोग उससे मिलने लगे। सम्राट चाह कर भी वहाँ से हट नहीं पा रहा था। उसने एक बार दूर बैठी सिया की तरफ देखा। वो अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी और बार बार नजरें झुका रही थी। सम्राट के अंदर बेचैनी फिर उठी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। यहाँ इतने लोगों के बीच वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे कोई उंगली सिया पर उठे। चाहे वो उससे कितना भी नाराज क्यों ना हो, उसके लिए उसकी इज्जत आज भी उतनी ही मायने रखती थी। उसने गहरी सांस ली और तय किया कि वो बाद में उससे बात करेगा, अभी नहीं। अभी उसे खुद को संभालना होगा। और फिर अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर हल्की प्रोफेशनल मुस्कान लाई और सामने खड़े लोगों से बात करने लगा।
लेकिन उसकी आंखें अब भी भीड़ में सिर्फ एक चेहरे को तलाश रही थी। जयमाल के बाद शादी हुई, फेरे हुए और अब निया की विदाई का वक्त आ चुका था। निया की विदाई हो चुकी थी। कुछ देर पहले तक जिस घर में ढोल, शहनाइयों और हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी, वहीं अब एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। फूल अब भी वैसे ही सजे हुए थे, लाइट्स अब भी चमक रही थी, लेकिन घर का माहौल बदल चुका था। हर माँ बाप की तरह अनुराग जी और नीलिमा जी के चेहरे पर भी वही खालीपन उतर आया था जो बेटी के विदा होने के बाद घर में रह जाता है। नीलिमा जी की आंखें लगातार भीग रही थी। उन्होंने अभी तक निया का कमरा ठीक से देखा नहीं था, क्योंकि उन्हें डर था कि वहां जाते ही वे फिर टूट जाएंगे। अनुराग जी बाहर लॉन में खड़े चुपचाप सामने देख रहे थे। उनकी आंखों में भी नमी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। तभी पीछे से सम्राट धीरे धीरे उनके पास आया। उसने एक नज़र दोनों को देखा और फिर बेहद प्यार से बोला, अब बस भी कीजिए, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग। उसकी आवाज़ में वही अपनापन था जो हमेशा से इस घर को संभालता आया था। निया कहीं दूर थोड़ी ना चली गई है, आती जाती रहेगी वो। और सबसे बड़ी बात, उसे बहुत अच्छे लोग मिले हैं। वो हल्का मुस्कुराया। बीरेन बहुत अच्छा लड़का है, आप दोनों ने देखा ना वो निया का कितना ख्याल रखता है। मेरी लाडो वहाँ बहुत खुश रहेगी। नीलिमा जी ने आंसुओं के बीच हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की। माँ बाप का दिल है बेटा, उन्होंने धीमे से कहा। बेटियां चाहे कितनी भी खुश क्यों ना हो, विदाई के बाद घर खाली खाली लग ही जाता है। सम्राट कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से उनके पास बैठ गया। उसने बिल्कुल बच्चे की तरह अपना सर नीलिमा जी के कंधे पर रख दिया। तो मैं हूँ ना, उसने मुस्कुरा कर कहा। अब सारा प्यार मुझ पर खर्च कर दीजिए मामी माँ। उसकी बात सुनकर अनुराग जी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तू बड़ा हो गया है सम्राट, उन्होंने भावुक होकर कहा, लेकिन आज भी वही बच्चा लगता है। सम्राट ने उनकी तरफ देखा। और आप लोग आज भी वही हैं जो हर छोटी चीज़ में मेरे लिए परेशान हो जाते हैं। कुछ देर तक तीनों यूं ही बैठे रहे। हवा में अब भी हल्दी और फूलों की मिलीजुली खुशबू थी। तभी सम्राट ने अचानक थोड़ा गंभीर होकर कहा, वैसे अब एक ज़रूरी बात। अनुराग जी और नीलिमा जी ने उसकी तरफ देखा। अब आप दोनों यहाँ अकेले नहीं रहेंगे, उसने साफ शब्दों में कहा। आप मेरे साथ मुंबई चल रहे हैं। दोनों कुछ सेकंड उसे देखते रह गए। क्या मतलब? अनुराग जी ने पूछा। मतलब बिल्कुल साफ है, सम्राट बोला। अब यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ निया की वजह से कुछ नहीं कहता था, क्योंकि उसकी पढ़ाई यहाँ थी, उसका पूरा सेटअप यहाँ था। लेकिन अब शादी हो गई है, अब आप दोनों मेरे साथ रहेंगे बस। उसकी आवाज़ में जिद कम और प्यार और केयर ज़्यादा था। नीलिमा जी उसे ध्यान से देखने लगी, फिर उनके होठों पर हल्की शरारती मुस्कुराहट आ गई। वो मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा। उन्होंने जानबूझकर लंबी सांस लेते हुए कहा। और वहाँ जाकर क्या करूँगी मैं? सम्राट ने भौहें सिकोड़ ली। मतलब ये, नीलिमा जी ने उसे छेड़ते हुए कहा, जिम्मेदारी तो वहाँ जाकर भी मुझे ही संभालनी होगी। अगर अब तक शादी कर ली होती ना तुमने, तो खुशी खुशी तेरे साथ मुंबई चली जाती। कम से कम बहू के हाथों से सेवा तो मिलती। उनकी बात सुनते ही सम्राट के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे हल्की पड़ गई। अगले ही पल जाने क्यों उसकी आंखों के सामने सिया का चेहरा घूम गया। वही घबराई आंखें, कांपती आवाज़ और फिर वो एक लाइन, मैं अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। उसका दिल एक पल के लिए अजीब तरह से भारी हो गया। वो कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया। नीलिमा जी ने तुरंत नोटिस किया कि वो अचानक कहीं खो गया है। कहाँ खो गए? उन्होंने उसकी तरफ झुककर पूछा। सम्राट जैसे अचानक होश में आया। नहीं, कहीं नहीं, लेकिन उसकी नज़रें साफ बता रही थी कि वो झूठ बोल रहा है। नीलिमा जी ने तुरंत अनुराग जी की तरफ देखा और फिर दोबारा सम्राट को घूरने लगी। एक बात पूछूं? उन्होंने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। कोई पसंद है क्या? सम्राट का दिल एक पल को जैसे अटक गया। क्या? देख बेटा, नीलिमा जी अब पूरी तरह माँ वाले अंदाज में आ चुकी थी। अगर कोई पसंद है तो बता दे, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ। अनुराग जी भी हल्का मुस्कुरा दिए। वरना, नीलिमा जी ने नकली सख्ती से कहा, अब ज़्यादा तेरी नहीं चलेगी। मैं अपनी पसंद की लड़की से तेरी शादी कर दूंगी।
सम्राट तुरंत नजरें चुराने लगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतना बेचैन क्यों हो रहा है। 5 सालों से जिस लड़की को वो ढूंढ रहा था वो मिली भी तो किसी और की पत्नी बनकर, और उसके साथ एक बच्चा भी था। वो खुद से भी लड़ते लड़ते थक चुका था। उसने हल्की सांस ली और धीरे से बोला, ऐसी कोई बात नहीं है मामी माँ, मुझे कोई पसंद नहीं है। उसके शब्द सामान्य थे लेकिन आंखें बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी। नीलिमा जी उसे लगातार देखे जा रही थी। सच? उन्होंने फिर से पूछा। सम्राट ने जबरदस्ती हल्की मुस्कान लाते हुए कहा। लेकिन अभी थोड़ा वक्त दीजिए, शादी कर लूँगा, आपकी पसंद से ही कर लूँगा। उसने प्यार से उनका हाथ पकड़ लिया। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। क्या आप अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकती? उसकी आवाज़ इतनी नरम थी कि निर्मला जी का दिल पिघल गया। उसने तुरंत उसके माथे को चूम लिया। ठीक है, उन्होंने प्यार से कहा, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, समझे? सम्राट बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से उसका दिल अजीब दर्द से भरा हुआ था। दूसरी तरफ उसी वक्त सिया अपने घर में कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। रात काफ़ी हो चुकी थी लेकिन उसके आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। शादी खत्म हो चुकी थी, निया अपने नए घर चली गई थी, सब कुछ ठीक होना चाहिए था। लेकिन उसके अंदर बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। वो बार बार वही पल याद कर रही थी जब सम्राट ने उसका हाथ पकड़ा था। उसकी आवाज़, उसकी आंखों की बेचैनी, सब कुछ अब भी उसके आसपास जैसे मौजूद था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल सम्राट का चेहरा फिर सामने आ गया। वो तुरंत बेचैन होकर खिड़की से हट गई। तभी पीछे से समर की नींद में टूटी हुई आवाज़ आई, मम्मा। सिया तुरंत पलटी और उसके पास जाकर बैठ गई। समर नींद में ही उसका हाथ पकड़कर फिर से सो गया। सिया ने उसके बालों में हाथ फेरा और उसकी आंखें भर आई। मुझे माफ़ कर देना, उसने बहुत धीमे से फुसफुसाया, जैसे खुद से कह रही हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किससे भाग रही है, सम्राट से या अपने अतीत से या खुद से। लेकिन एक बात साफ थी, 5 साल बाद जो तूफान उसने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर दबाया था वो अब दोबारा जाग चुका था। रात के करीब 12 बज रहे थे। मुंबई की ऊंची इमारतों के बीच फैला हुआ सन्नाटा धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। लेकिन सम्राट मल्होत्रा के कमरे में बेचैनी अब भी जाग रही थी। पूरे कमरे की लाइट्स बंद थी, बस बालकनी के पास लगी हल्की पीली रोशनी जल रही थी, जो उसके चेहरे पर पड़कर उसकी थकी हुई आंखों को और भारी बना रही थी। वो पिछले आधे घंटे से उसी बालकनी में खड़ा था। हाथ में आधा भरा हुआ कॉफ़ी मग था जो अब तक ठंडा हो चुका था, लेकिन उसका ध्यान वहाँ था ही नहीं। उसकी आंखों के सामने सिर्फ बार बार एक ही चेहरा घूम रहा था, सिया। 5 साल, पूरे 5 साल बाद वो अचानक उसके सामने आई थी, इतनी करीब कि उसकी सांसें तक महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी इतनी दूर, जैसे दो जिंदगियों के बीच खड़ी कोई दीवार जिसे चाह कर भी पार नहीं किया जा सकता। सम्राट ने आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसके कानों में वही कांपती हुई आवाज़ गूंजी, मैं अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। उसके सीने में जैसे किसी ने कुछ चुभो दिया। उसने झटके से आंखें खोली और गहरी सांस ली। नहीं, वो खुद से बुदबुदाया, कुछ तो गलत है। उसका दिमाग लगातार अभी उसी बात में उलझा हुआ था। अगर सिया सच में शादीशुदा थी तो फिर उसे देखकर उसके दिल की धड़कन इस तरह क्यों बेकाबू हो रही थी? क्यों उसकी आंखें झूठ बोलती हुई लग रही थी? और सबसे बड़ी बात, अगर वो किसी और की थी तो उसके अंदर ये बेचैनी क्यों उठ रही थी, जैसे उसका अपना कुछ उससे छिन गया हो। उसने माथे पर हाथ फेरते हुए फिर से सोचना शुरू किया, लेकिन अगर वो शादीशुदा नहीं है तो वो बच्चा उसे मम्मा क्यों बोल रहा था? समर की मासूम आवाज़ उसके कानों में गूंजी, मम्मा। सम्राट की भौहें सिकुड़ गईं। और अगर शादीशुदा है तो उसके माथे पर सिंदूर क्यों नहीं था? उसे याद आया, उसने ध्यान से देखा था, ना मांग में सिंदूर, ना गले में मंगलसूत्र, ना हाथों में वो एहसास जो किसी शादीशुदा औरत में साफ दिखाई देता है। फिर अगले ही पल उसने खुद को समझाने की कोशिश की, आजकल की लड़कियां ये सब कहाँ पहनती हैं। लेकिन तुरंत ही उसके अंदर से दूसरी आवाज़ आई, लेकिन सिया ऐसी नहीं थी। उसकी आंखों में 5 साल पुरानी वही लड़की घूम गई, छोटी छोटी चीज़ों को दिल से निभाने वाली, रिश्तों को लेकर बेहद सच्ची। वो लड़की अपने सुहाग की निशानी को कभी यूं नज़रअंदाज नहीं करती।
कहीं कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, ये सोचते ही उसके अंदर बेचैनी और बढ़ गई। अगले ही पल उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल कर दिया। कुछ सेकंड बाद उधर से आवाज़ आई। यस सर। सम्राट की आवाज़ पहले से ज़्यादा भारी हो चुकी थी। अनुराग मामू की कंपनी में एक लड़की काम करती है, नाम है सिया। उसने हर शब्द धीरे लेकिन साफ बोला। मुझे उसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए। वो लखनऊ में कब से है, उसकी फैमिली कौन है, उसके पास वो बच्चा है, उसका नाम समर है, उसका पिता कौन है और उसकी शादी किससे हुई है। उसकी आंखें अब भी अंधेरे में कहीं खोई हुई थी। मुझे हर छोटी बड़ी डिटेल चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, समझे तुम? उधर से तुरंत आवाज़ आया। जी सर, बस कल तक का टाइम दीजिए, सारी जानकारी आपके पास होगी। इतना कहकर सम्राट ने फ़ोन काट दिया। कुछ सेकंड तक वो फ़ोन को ही देखता रहा, फिर बेहद धीमे स्वर में खुद से बोला, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो सिया? उसकी आंखों में हल्की बेचैनी उतर आई। लेकिन तुम भूल गई। उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कान आई। मैं भी सम्राट मल्होत्रा हूँ, हर सच पता लगा कर रहूँगा। उसने एक गहरी सांस ली और बालकनी की रेलिंग पर दोनों हाथ टिकाकर सामने फैले अंधेरे को देखने लगा। अगर तुम सच में किसी और की होती, उसकी आवाज़ हल्की टूटने लगी, तो तुम्हारे करीब आते ही मेरी धड़कनें इतनी बेकाबू क्यों हो जाती? उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके अंदर क्या चल रहा है। उसने ज़िंदगी में ना जाने कितनी लड़कियों को देखा था, बड़े बड़े बिजनेस पार्टियों में मॉडल्स, सोशलाइट्स, हर तरह की खूबसूरत लड़कियां उसकी ज़िंदगी के आसपास रही थीं, लेकिन कभी किसी को देखकर अपने अंदर ऐसा तूफान नहीं उठा। कभी किसी एक नज़र ने उसकी सांसें नहीं छीनी। सिर्फ सिर्फ सिया को देखकर ही ऐसा क्यों लग रहा था, जैसे उसका दिल अपने किसी खोए हुए हिस्से को पहचान गया हो। क्यों लगता है? उसने आंखें बंद कर ली कि तुम आज भी मेरी हो। अगले ही पल उसके दिमाग ने सिया का वो डरा हुआ चेहरा घूम गया। वो कांप रही थी, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन वो डर किस बात का था? उससे या सच सामने आ जाने का? सम्राट का दिल और बेचैन हो गया। तुम मुझसे भाग क्यों रही हो सिया? दूसरी तरफ उसी वक्त सिया अपने कमरे में बिस्तर के सहारे बैठी हुई थी। कमरे की हल्की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी गोद में सोया हुआ समर अब भी उसका हाथ पकड़े हुए था, जैसे डर हो कि कहीं उसकी माँ उससे दूर ना चली जाए। लेकिन सिया की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। उसका पूरा शरीर अब भी तनाव से भरा हुआ था। सम्राट के सामने आने के बाद से जैसे उसका दिमाग काम करना ही बंद कर चुका था। उसने धीरे से समर के बालों में हाथ फेरा और आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल सम्राट की वही गहरी नजरें उसके सामने आ गईं। उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। कहीं वो फिर मुझसे मिलने ना आ जाए। उसके अंदर डर बैठा, कहीं वो मेरे हस्बैंड के बारे में पूछने ना लगे। उसकी सांसें भारी होने लगी। कहीं कहीं वो पता लगाने की कोशिश ना करे। उसने घबराकर समर को और कसकर पकड़ लिया। अगर उसे पता चल गया कि समर, उसके गले में शब्द अटक गए। आंखों में नमी उतर आई। नहीं, उसने तुरंत खुद को संभाला। उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में दूसरा सवाल उठा। लेकिन वो आखिर क्यों चाहता है कि मुझे सब याद रहे? उसकी आंखों में उलझन उतर आई। वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना हैंडसम, इतनी लड़कियां होंगी उसकी ज़िंदगी में। उसने कड़वाहट से मुस्कुराने की कोशिश की। ऐसे लोग किसी लड़की के साथ एक रात बिताकर शायद अगली सुबह उसका चेहरा तक भूल जाते होंगे। फिर उसकी आंखें भर आई। तो फिर उसे मैं क्यों याद हूँ? यही सवाल उसे भीतर तक हिला रहा था। कहीं वो मुझे बदनाम तो नहीं करना चाहता? उसके अंदर डर फिर जाग गया। कहीं वो मेरे साथ कुछ गलत? उसने तुरंत सिर झटक दिया। नहीं नहीं, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि आज जब सम्राट ने उसका हाथ पकड़ा था, उसकी आंखों में हवस नहीं थी, वहाँ सिर्फ बेचैनी थी। लेकिन आखिर वो बेचैनी थी क्यों? हे महादेव, मेरी मदद कीजिए। क्या सही है, क्या गलत है? मैं बस उलझती जा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ।
क्या मैं लखनऊ भी छोड़कर कहीं और चली जाऊं? पर जाऊं कहाँ? बहुत अच्छा लग रहा आप लोगों के कमेंट पढ़ कर कि आप लोगों को इस कहानी का इतनी बेसब्री से इंतज़ार है, पर मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं पार्ट नहीं दे पा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझेंगे। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।